शिकायतें अगर हम जीतते हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को करा के देंगे। वोट के बाद इनके बदले में उनको सर्विस देनी थी, जो भी एमसीडी जो उसमें आती है, ठीक है ना। पार्षद होने के नाते उन्हें यहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल करानी चाहिए थी, स्ट्रीट डॉग्स पे लगाम लगानी थी। जो लाइट्स के यहाँ मुद्दा या है, नौकरी करते हुए व्यापार नहीं कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को नौकरी ही कराना है। जब हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी ही कराना है, हमारे पास नौकरी के अलावा कोई साधन नहीं है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो ज़मीन नहीं है, व्यापार नहीं है। निकाल देंगे, क्या करेंगे हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जा रहे क्या कर लेंगे, फिर ऐसी नौकरी कर लेंगे मामूली सी। बीजेपी एमसीडी में थी, उन्होंने क्या करा? हर साल जमुना के नाम पे कितने खाए, जमुना साफ करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, झूठे खोखले वादे करे हैं। केजरीवाल भी कहता था, केजरीवाल ने क्या करा? दोनों ने एक मिली भगत है दोनों की। हमें परिवर्तन चाहिए। सन 2000 मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में मेरे 50-52 साल बीत गए, मैं आपको बताऊं। लेकिन मोदी जी भी बिल्कुल विफल हो गए। सारी यहाँ फैक्ट्री बेच दी, लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, सारा प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। ये रोजी रोजगार युवाओं को, जो डिग्री होल्डर हैं, उनको पकोड़े तलने की बात करते हैं। और पकोड़े तलने की भी बात आए तो एमसीडी की ये जो जगह है, इस पर पुलिस वाले उनके खोमचे नहीं लगने देते। युवा जाएगा कहाँ? युवा जाएगा कहाँ? नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद और आवाज़ भारत। और हम अभी रास्ते में चल रहे हैं कि एक नज़ारा दिखाई दिया, वो है बीएसपी, जिसका है नीला झंडा और हाथी निशान। जी हाँ, ये वाक्य जो है, मुझे वो वाक्य याद आता है जब मानवर जी लेकर चलते थे और एक एक लोगों से मिलना होता था, उनका एक शैली होती थी। आज वो पद यात्रा मैंने देखा और देखते ही मैं रुका और रुकते ही बीएसपी पार्टी जो नंदनगरी वार्ड संख्या 220 है, मनोज जी हैं, और किस तरीके से अपने वोटरों से अपील कर रहे हैं कि आप जो कैंडिडेट हैं, आप खुद स्वयं कैंडिडेट हैं, आप खुद जीतेंगे हारेंगे, आप स्वयं हारेंगे जीतेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में। हमारे साथ में मनोज जी। नमस्कार। अभी तक का सफ़र जो एक हफ्ते का कैसा रहा? देखिए, इस टाइम हम अभी जीटीवी कैंपस में, और जीटीवी कैंपस में जो हमारे जनसंपर्क किया हमने कुछ लोगों से, तो वहाँ से कुछ मतलब शिकायत आई। एक फॉगिंग की आई कि काफ़ी टाइम से फॉगिंग नहीं हुई है यहाँ पे, और सफाई को भी लेकर इसमें क्या कुछ हमारे यहाँ पे फ्लैट्स बंद हैं, क्लोज हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा स्ट्रीट लाइट का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अभी और एक जनसंपर्क में एक कुत्तों को लेकर आए थे कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, शायद यहाँ पे किसी काट वाट लिया होगा कई लोगों को। तो ये जो इनकी जो 3-4 शिकायतें, अगर हम जीतते हैं तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को करा के देंगे। अभी उस प्रांगण में हैं आप जहाँ पे कोरोना काल में जीटीवी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट बल्कि एनसीआर के समय में जीटीवी काम आया था। हॉस्पिटलाइज जो लोग होते थे, उनकी देख रेख करने के लिए यहाँ का स्टाफ काम आता था। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल। बावजूद भी ये शिकायत आपको मतलब? देखिए, ऐसा होता है, जो एक कॉलोनी है, जो कैंपस है, ये भी एक नेचुरल, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग इंसान ही है, और वो अपना काम कर रहा है, स्टाफ है, ठीक है, सेंट्रल में, दिल्ली स्टेट उसमें, तो ये तो अपना अलग है इनका, ठीक है। अब क्या होता है कि सरकार ने पैसा दिया, मगर जहाँ ये रह रहे हैं कैंपस में, कैंपस का जो आरडब्ल्यू है वो भी परेशान है इनकी सफाई से, निगम पार्षद जो भी रहे होंगे अभी। तो ऐसी जो शिकायत है, तो इसका मतलब कि जो जहाँ का निगम पार्षद रहा होगा, तो उसने यहाँ ध्यान नहीं दिया होगा, जो ये परेशानी जो चल रही है, नहीं तो ये शिकायत आती नहीं। तो अभी तो परिवर्तन का दौर है, तो हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ को चेंज करें, ठीक है, कुछ नया लाएं। और आप लोगों को पता ही है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे जो आपने बताया कि काउंसलर जो भी रहा हो, हाँ। मगर यहाँ पे जो काउंसलर रहा है वो रिंकू यानी मतलब कांग्रेस से थी, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो कोई ना कोई कारण से ही शामिल हुई होगी। रिंकू आई थिंक यहाँ से नहीं थी। वीर सिंह दिगान, अच्छा, देखिए, वीर सिंह दिगान भी यहाँ से एमएलए पहले थे, ठीक है, अभी वर्तमान में नहीं है। अच्छा, वीर सिंह पवार, तो वीर सिंह पवार जी हैं। अगर वीर सिंह पवार जी को देखो, यहाँ से अगर उन्होंने पिछली बार इनसे हाथ जोड़ के वोट मांगा था,
तो उस वोट के बाद इनके बदले में उनको सर्विस देनी थी, जो भी एमसीडी उसमें आती है, ठीक है ना। पार्षद होने के नाते उन्हें यहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल करानी चाहिए थी, स्ट्रीट डॉग्स पे एक लगाम लगानी थी। जो लाइट्स का यहाँ मुद्दा है, लाइट्स देखिए, अगर आप कैमरे को थोड़ा घुमाएंगे तो पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। चुनिंदा घरों में लाइट हैं और बिल्कुल मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग अभी थोड़ा सा अंधेरे में रह रहे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के काउंसलर का नाम यहाँ के लोगों को ही नहीं पता कि कौन है, किस पार्टी से है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे आपने कहा, मैं एडवोकेट उमा शंकर गौतम, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी और दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी में और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आपने दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उठाई हैं कि कोविड के टाइम पे हमें दो चीज़ें देखने को मिली कि एक तरीके से जो दिल्ली सरकार थी उसका कंप्लीट फेलियर हुआ, और दूसरी चीज़ दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी और एमसीडी भी कंप्लीट तरीके से फेलियर नजर आई। लोग जीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे और अपने के खास परिजनों के लोगों के सामने तड़प तड़प करके प्राण निकल गए, कुछ नहीं कर पाए। सरकारें हाथ पे हाथ रख के बैठी रहीं, और भारतीय संविधान कहता है कि जीने को सभी का अधिकार है, और सरकार का जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करें, लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडिसिन प्रोवाइड करवाएं। वो नहीं काम किया। और इससे भी बड़ी बात, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीटीबी कैंपस में खड़ा हूँ जहाँ पर ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। आज विडंबना सबसे बड़ी देश के अंदर ये है कि हम जिस वर्ग की बात करते हैं, मिडिल वर्ग, और ऐसा वर्ग जिसके पास नौकरी के अलावा कुछ नहीं है या नौकरी करते हुए व्यापार नहीं कर सकते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को नौकरी ही कराना है। जब हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी ही कराना है, हमारे पास नौकरी के अलावा कोई साधन नहीं है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो ज़मीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, और हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी में लाना है। तो अब इस देश के अंदर जो हमारे यहाँ डुअल सिस्टम है कि एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी। हालांकि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक एनसीटी है जहाँ पर भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है कि यहाँ पर सीएम होगा। तो अगर हम दिल्ली सरकार की पहले बात करें कि जिस मुद्दों पर और जिन वादों पर ये सरकार इन्होंने 2 बार बनाई, दिल्ली प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई, वो वादा सबसे बड़ा ये था कि हम आते ही सबसे पहले काम करेंगे कि बड़ी मात्रा में जो बैकलॉग वैकेंसी हैं SC ST OBC माइनॉरिटी और अदर किसी समाज की, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लोग हैं, वो चाहे मेडिकल लाइन में हो या पैरामेडिकल लाइन्स में हो या टीचिंग स्टाफ में हो या अदर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हो, उनको तुरंत परमानेंट करने का काम करेंगे और उनको फुल वेजेस रिवाइज करके उनका एरियर देने का काम करेंगे। या कहीं और 4th क्लास कर्मचारी काम करते हैं, उनका पूरा करने का काम करेंगे। सर, अभी आपने जो है शिक्षा की जगत में एक मिनट अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, फिर आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। सर, किसी भी व्यक्ति को पूरा परमानेंट नहीं किया गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो केंद्र सरकार कर रही है और जो दिल्ली प्रदेश की सरकार, केजरीवाल की सरकार कर रही है, बड़े मात्रा में चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। अगर एक एम्प्लॉय अपना जीवन, अपनी पूरी 60 साल तक की ज़िंदगी अपनी सरकारी नौकरी करते हुए निकाल देता है, तो उसके पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी अलावा करवाने के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली एक ऐसे महंगे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर लोग सरकारी नौकरी से जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अगर उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आज के टाइम पे सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज में अगर कोई है तो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं। ना टाइम से वेतन मिलता है, ना टाइम का जो वेतन रिवाइज होकर के मिलना चाहिए, जिससे वो अपने किचन की ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर पाएँ, अपनी सोच को पूरा कर पाएँ, अपनी चाहत को पूरा कर पाएँ, वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा निवेदन ये है। सर, इतना लंबा नहीं, मगर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। दिल्ली के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें एक परिवार में एक रोजगार चाहिए, हम फ्री कंप्लीट कर लेंगे। इस पे आप कितना करेंगे और आएंगे तो क्या करेंगे? आपके पास कोई पैमाना? बहुजन समाज पार्टी का नारा यही है कि हमें फ्री नहीं रोजगार चाहिए,
हमें सत्ता और सम्मान चाहिए, हमारे लोगों को पूरा रोजगार चाहिए। हर घर से अगर रोजगार हो जाएगा तो इस व्यवस्था को अपना खत्म हो जाएगा। फ्री के नाम पे ड्रामा है। यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, आप बता दें क्या सरकारी क्वार्टर्स में बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं? सबके बिल आ रहे हैं। इट इज ओनली मिथ, इट इज ओनली द माइथोलॉजी। ये पूरी तरीके से फेक, फैब्रिकेटेड, फॉल्स, जारी, सारी जाली चीज़ें कर रहे हैं। पूरी तरीके से वोटर को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह करके लोगों के वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल बेवकूफ़ बना करके फिर वादा करते हैं कि एक बार अपने बेटे पे वादा कर लो। दिल्ली की 70% जनता ये कह रही है। ये जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं को परिवर्तन करने के लिए देश में बहुजन समाज पार्टी आगे आकर के हम इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। और हम दिल्ली में अगर अपनी सरकार बनाते हैं या हमारे बगैर किसी की नहीं बनती है तो ये वादा है, इस देश के दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित होंगी, नशा मुक्त दिल्ली होगी और प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगी। हर घर से एक एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करेंगे जितने जल्दी संभव होगा। अभी हमारे साथ में कुछ नौजवान साथी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सर, हम नीचे आइए। दिल्ली गवर्नमेंट से छोटी सी नौकरी करते चपरासी की। हमारी सर 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई है और सर हमारा बोनस भी खा गए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। सर हमारी सर 3 महीने राजेंद्र पाल गौतम जी भी नहीं सुनते हमारी तनख्वाह नहीं आई है और सर हमारे एरियल भी खा गए और सर हमारा बोनस भी खा गए वो। अच्छा जी। अब हम सर क्या करें? हम अपनी फैमिली को भूखा मारेंगे? अब बताइए सर। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान सब खुशी हैं, सब खुशहाली उसमें चल रहे हैं। नहीं सर, हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 5 महीने पीएफ सर कटता उन्होंने है। विड्रो वालों की पेंशन भी नहीं दे रहे सर। सर विड्रो की जो पेंशन है वो भी नहीं आ रही, 3-3 महीने लेट आ रही है सर। हाँ जी सर, वो 3-3, 4-4 महीने लेट आ रही है। अब क्या करें सर? हम बोलेंगे वो क्या करेंगे? हमें निकालने की धमकी देते हैं डिपार्टमेंट से। अब हम क्या कर सकते हैं सर? निकाल देंगे, क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जा रहे क्या कर लेंगे? फिर ऐसी नौकरी कर लेंगे मामूली सी। नौकरी क्या बचेगी किस फिर? पार्टी पे फिर विश्वास है? आपने तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया विश्वास के तौर पे, तो अब किस पे विश्वास है? अब हमें तो बीएसपी पार्टी पे विश्वास है सर। कैसे विश्वास है? सर अब यही चेंज कर सकती है, बाकी सारी पार्टी तो ऐसी है। बीजेपी कैसे निकल गई? बीजेपी भी ऐसी निकलेगी, सब पार्टी सर झूठे वादे वाली निकलेगी। किसी ने बीजेपी हमारा support बीजेपी नहीं ने एमसीडी का इतना बड़ा पार्ट संभाला हुआ आ गई है। बीजेपी और कैसे मतलब बता रहे हैं? बीजेपी एमसीडी में थी, उन्होंने क्या करा? हर साल जमुना के नाम पे कितने खाए, जमुना साफ करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, झूठे खोखले वादे करे जमुना आज हैं। भी काली केजरीवाल भी कहता था, केजरीवाल ने क्या करा? दोनों ने एक मिली भगत है दोनों की। हमें परिवर्तन चाहिए, हमें इस बार बीएसपी की सरकार चाहिए यहाँ पर एमसीडी में। हाँ, और केंद्र और विधानसभा भी होगी। जा रहा है। हाँ, इस बार हमें मनोज जी को जिताना है, किसी को नहीं चाहिए। राजेंद्र प्रताप गौतम जी है जो हमारे विधायक है, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी 5 साल से। उनको मंत्री बना दिया है, वो उपदेश दे रहे हैं, धर्म प्रवर्तन करा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे हमें विधायक भी नहीं चाहिए। इस बार हमें पार्षद भी चेंज करना है और विधायक भी चेंज करना है। हमें मनोज जी को लाना है। पूरा मन बना लिया। बीएसपी पार्टी, बीएसपी पार्टी और हम बीएसपी पार्टी को जिताएंगे, मनोज जी को जिताएंगे। यहाँ से कोई भी आए, किसी को वोट नहीं मिलेगा। ओनली वोट मनोज ये भाई। बिल्कुल साक्ष्य है और कैमरे के ऊपर है कि ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, सताए हुए जो लोग हैं, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं आ रही, हमारा गुजारा बाबूजी, आप क्या पेंडिंग कहना में चाहेंगे? चलती है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा जीटीवी कैंपलेक्स के अंदर दौरा है और ये आपने बीएसपी के ऊपर विश्वास किया है क्या? देखिए, मैं बीएसपी पे आज से भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि मैं जवान आया था, आज मैं बूढ़ा हो गया। 75 साल की मेरी एज है। और बहुजन समाज पार्टी वायदे नहीं करती, बल्कि बहुजन समाज पार्टी कार्य करने में भरोसा रखती है। इन लोगों के बेईमानों के मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, किसी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमारा कोई पत्र जारी नहीं है। हमारा एक ही पत्र है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनसे हम निजात दिलाएंगे और जो अगर हम चुन के आते हैं तो उन पे अपनी जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम उन कामों पे खरे उतरेंगे। बहुत सही बात। और जहाँ तक आपने पूछा दिल्ली सरकार की बात, तो दिल्ली सरकार की बात मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जो है ना अपनी घोषणा में जो है ना 18,000, 20,000 और 22,000 रुपये की तनख्वाह की बात करती है। लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं, फैक्ट्रियों में आप चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको 8,000 और 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे। अरे बाबूजी, मोदी जी ने तो ये बोला कि दिल्ली हमारा कोटे वाला शहर है। देखिए, मोदी जी ने सन 2000 कोटे वाला शहर है नहीं क्या? सन 2000 दिल्ली में रहते हैं नहीं क्या कोटे वाला शहर? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में मेरे 50-52 साल बीत गए, मैं आपको बताऊं।
लेकिन मोदी जी भी बिल्कुल विफल हो गए। सारियां फैक्ट्री बेच दी, लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, पता नहीं क्या क्या बेच दिया, सारा प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। ये रोजी रोजगार युवाओं को, जो डिग्री होल्डर हैं उनको पकोड़े तलने की बात करते हैं, और पकोड़े तलने की भी बात आए तो एमसीडी की ये जो जगह है इस पर पुलिस वाले उनके खोमचे नहीं लगने देते। युवा जाएगा कहाँ? युवा जाएगा कहाँ? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से। ये निकम्मे हैं, ये काम करने में भरोसा नहीं करते, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। केजरीवाल जी इतने अच्छे अच्छे स्कूल दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, केजरीवाल जी की वीडियो- एक तो विश्वास नहीं है इनके एक और बात बता देना चाहता हूँ। जब पंजाब के अंदर इन्होंने सरकार बनाने की बात की, पंजाब के अंदर जब इन्होंने सरकार बनाने की बात की तो इन्होंने प्रलोभन दिया, जबकि ऑलरेडी दिल्ली में इनकी सरकार चल रही है। 18 साल से लेकर के और 90 साल तक की लेडीज़ को वहाँ से हम 1000 रुपये देंगे, और यही इन्होंने उत्तराखंड में किया और यही जाके गुजरात में कर रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हम कहते हैं हमें रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। हम मेहनत कश लोग हैं, हम जमीन खोदते हैं और पानी पीते हैं, और इनकी पानी की गुणवत्ता बताऊं तो पीला पानी आता है बिल्कुल, जबकि मेरा बिल 4 महीने का बिल 7300 रुपये का आया हुआ है। 4 महीने का बिल 7300 रुपये का, 8वें का, 9वें का, 10वें का और 11वें का, और जबकि ये फ्री की बात करते हैं। तो क्या इन्हें उसमें शर्म आनी चाहिए। पानी में क्या है, क्या मिलता है पानी? पानी में गुणवत्ता तो है ही नहीं, हमें कैन का पानी मंगाना पड़ता है, और कैन का पानी 30 रुपए की कैन आती है। अब 30 रुपए की कैन, मेरे 4 परिवार रहते हैं, लगा लिए 4×12 120 रुपये रोज का मैं पानी वैसे पी जाता हूँ अलग से, और इनका बिल देता हूँ 1-1.5 हज़ार रुपये का, वो अलग से। अच्छा, क्या फायदा है ऐसी सरकार से जो पानी तक भी न दे सके, रोजी रोटी तक न दे सके? मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं? किसका? नहीं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, बिल्कुल कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है पानी के साथ साथ में मेडिकल इंश्योरेंस भी मोदी जी जनाब। ये सब धोखा है, सब फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। ये टॉफी गोली दे रखी है इन्होंने, और बाकी इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, जमीन पे कुछ भी नहीं है, कागजों में खाना पूरी हो रही है। 1976 में नल नगरी आई थी, 1976 से आज दिन तक पीडब्ल्यूडी ने नाले नहीं बनाए, और नाले हमारे, शायद मुझे लगता है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह हाथी है, अगर वो भी उतारे हमने नाले में तो वो भी डूब जाएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि फ्री के साथ में फ्री का पानी, और साथ में मोदी जी ने जो सेंट्रल में जब उन्होंने वादा किया था कि इंश्योरेंस, यानी नहीं आ रही 4 साल से सर। यानी कि पानी पिला पिला के लोगों को इंजर्ड करना, और उसके साथ में जब मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं मेडिकल कंपनियों के भी भाग जगेंगे, कहीं ना कहीं रोजगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल। रोजगार भाई करवा लो मेडिकल नहीं, कोई करने वाला नहीं इंश्योरेंस है। करवा लो ना। साइड ही नहीं खोली। आप पानी पियोगे, बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल में जाओगे तो कम से कम कंपनी वालों को तो ये काउंसलर की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे एरिया काउंसलर है वो देखे हमारे एरिया में किसका क्या होना है, क्लोरीन की गोलियां गिरना चाहिए, लेकिन काउंसलर ही 5 साल से नहीं आता, हम किसको अपनी बात को बताएं? और जो हमारा विधायक है, वही तो, जो हमारा विधायक है वो हमारे यहाँ रहते नहीं, हमारे सुनने वाला नहीं है कोई। इधर आइए सर, आप भी बहुत चलो कोई नहीं। आप लोग यहीं के हैं निवासी? हाँ, यही निवासी तो क्या यहाँ पे कोई परेशानी है? यहाँ पे आप लोग तो सही है नहीं, उसमें परेशानी पानी वानी प्रॉब्लम तो है। है? पानी वानी प्रॉब्लम, गंदा पानी आता लाइट तो है। फ्री हो रही होगी? नहीं, लाइट का पैसा पे करते हैं, अच्छा, क्यों? और अच्छा पानी का भी पे करते हैं। नहीं मांगा नहीं क्या? मतलब दिल्ली में फ्री है लाइट? नहीं, हमारे यहाँ पे पानी और लाइट का तो पैसा। अच्छा जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, यहाँ पे मतलब फ्री नहीं है, मैं सिर्फ यही पूछा। नहीं सर, यहाँ पर बिजली और पानी फ्री है कि नहीं? पानी फ्री नहीं है, बिजली भी फ्री नहीं आता है क्या? नहीं आता तो है। पानी तो आता नहीं आता है, बिल आता है क्या? हाँ बिल आता ऑन रिकॉर्ड है? है, ऑन रिकॉर्ड है, सैलरी से कट जाता है। अच्छा जी। हाँ 236 रुपये पर मंथ है। भाई ये तो दिल्ली में नाइंसाफी हो रही है। हाँ, मैं इस सबसे बड़े खुलासे के साथ में मैं संतोष कुमार अम्बेस मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में जो बिजली पानी के नाम पे जो फ्री के वादे किए गए थे, मैं उस प्रांगण में हूँ कि यहाँ पे फ्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो हमारे मीडिया बंधु जितने भी होंगे, जितने भी लोग हैं, वो यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं कि फ्री है कि नहीं, क्योंकि क्या पता ये लोग झूठ बोल रहे हों। आप लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा, दिखा सकते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं। अच्छा, तो ये है दिल्ली सरकार की, जो कि हम लोग भी समझते थे कि कहीं ना कहीं हमारे जो दिल्ली के जो वासी हैं वो इस सरकार में प्रताड़ित नहीं हैं,
और कहीं ना कहीं जब देखने को मिला इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से, तो आपके सामने है, मेरे तरफ से कोई बनाया हुआ नहीं है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आवाज़ भारत और समीक्षा संवाद से।